नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो नई तकनीक अपनाई जा रही है वो सारी तकनीक हम हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाएं। इसके अलावा हमारे साथ एक खास शख्सियत के तौर पर हमारी कोशिश ये रहती है एक ऐसे किसान से आपकी मुलाकात कराने की जिन्होंने खेती किसानी के व्यवसाय में सफलता के नए सोपान गढ़े हैं। इसके साथ ही साथ अपने आसपास के जो किसान हैं, जो क्षेत्रवासी किसान हैं, उन तक भी एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। और आज एक ऐसे ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि खरीफ की फसल में आखिर क्या कुछ किसान भाई कर सकते हैं, कैसे बुआई उसकी होती है, उसकी उन्नत तकनीक क्या होती है, कैसे किसान भाई खरीफ की फसल से लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे कराता हूं। हमारे साथ योगेंद्र कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। आप एक सफल किसान हैं, अजड़ाउदा उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। कौशिक साहब, सबसे पहला सवाल यही है आपसे, खेती किसानी की हम बात करेंगे तो जब से आपने खेती किसानी की शुरुआत की, चूँकि ये भी मेरे पास जानकारी है कि आपको कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला है, साथ ही साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी फेलोशिप आप कर चुके हैं। अभी तक के यदि हम अनुभव की बात करें तो आपका अनुभव क्या रहा और शुरुआती दौर में कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? देखिए साहब, शुरू जब मैंने शिक्षा समाप्त करके कृषि की ओर जो रुख किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य पढ़ने के बाद खेती करना ही था। और खेती जब मैंने शुरू की तो मुझे उतना ज्ञान नहीं था विश्वकर्मा जी जितना अपेक्षित था। उसके बाद मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम, कृषि महाविद्यालय के कार्यक्रम, मेले, कृषि विज्ञान केंद्र आदि इन सारे लोगों से जुड़ता रहा और ये ज्ञान मुझे प्राप्त होता रहा। और उसी के आधार पर आज महाकाल के आशीर्वाद से कृषि कर्मण अवार्ड मिला। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पूषा नई दिल्ली ने फेलो फार्मर के रूप में मुझे सम्मानित किया जी। और इसके अलावा भी कई कृषि विश्वविद्यालय कृषि की आय कैसे दुगनी हो इस विषय पर बुलाते रहते हैं। जम्मू गया मैं, अभी मैं कल ही लौटा हूँ उज्जैन, 3 दिन का ऑर्गेनिक में। विश्वकर्मा जी, आपको ये भी बता दूं कि मैं 2001-2 से जैविक खेती भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। मेरा अपना ये कोटेशन है कि अपनी खेती, अपना खाद, ऊर्जित मिट्टी और उत्तम स्वास्थ्य, बहुत बढ़िया, ये इस आधार पर मैं खेती करता हूँ जी। सर, कुछ वक्त पहले मैं आपको लिए चलूँगा, जब राष्ट्रीय आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिला नई दिल्ली में, उस वक्त आपको कितना अनुभव रहा? क्योंकि जब सम्मान आपको मिलता है तो आपके काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो कई किसान हैं आपसे मुलाकात करते होंगे, जैसा कि आपने बताया कि किसानों के बीच जाते हैं, उनको नई नई जानकारियाँ देते हैं कि आखिर कैसे आप कृषि के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सम्मानित होना कितना खास हो जाता है? देखिए, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है विश्वकर्मा जी, और सम्मानित होने पे अपने किए हुए कर्म का या अपने किए हुए नवाचार का अगर प्रतिफल मिलता है तो निश्चित ही मन को अच्छा लगता है जी। और कुछ और नया बेहतर करने की एक प्रेरणा आती है अंदर से, एक चेतना, एक ऊर्जा प्राप्त होती है जी। चलिए, तो किसान भाइयों हम बात करेंगे खरीफ की मुख्य फसलों की। यदि हम बात करें तो अरहर और दलहन की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कौशिक साहब, यही जानना चाहूँगा, जो नए नए किसान आज के दौर में जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं खेती किसानी से, शुरुआती उन्हें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? और दलहन की खेती को देखते हुए मुख्य कौन से बिंदु हैं जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा और जो है समकालीन प्रश्न है आपका, क्योंकि अब खरीफ की बुआई होने वाली है महीना 20 दिन में जी। तो मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से सब किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें कृषि के क्षेत्र में सफल होना है तो हमारा उर्वरक प्रबंधन ठीक होना चाहिए, बीज गुणवत्ता युक्त होना चाहिए जी। इसके अलावा बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है, बीज उपचार के साथ बीज दर बहुत ज़रूरी है, और बीज का समय, बोनी का समय जी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर रही तो हम अच्छा
बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, अपेक्षित उत्पादन ले सकते हैं, गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सकते हैं। जी, जैसा कि सर जानते हैं हम कि जून जुलाई का जो वक्त रहता है वो खरीफ की फसल के बुआई का वक्त रहता है, लेकिन यदि भूमि की तैयारी की हम बात कर लें या खेत की तैयारी की हम बात कर लें तो क्या प्रक्रिया रहती है पूरी? देखिए, रबी की क्रॉप ख़त्म हो जाने के बाद जैसे गेहूँ या चने आपके निपटे, उसके बाद आप तुरंत हर तीसरे वर्ष तो गहरी जुताई करना चाहिए ताकि पानी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए। इसके पश्चात उसको अगर मौसम के अनुकूल अगर एक मावठा हो जाता है तो वो जो प्लाऊ के बड़े बड़े ढेले होते हैं वो गल जाते हैं। अन्यथा आपको रोटावेटर चला के उनको तोड़ के और पूरा समतल खेत बना करके पर्याप्त नमी हो जाए वर्ष पानी गिरने की, उसके बाद हमको बोना चाहिए। बीज दर का बहुत अहमियत है। क्या करते हैं कि किसान कुछ तो भी डाल रहे हैं, उससे नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं कि मेरे को कृषि कर्मण अवार्ड विश्वकर्मा जी गेहूं में मिला जी, और उस समय मैंने 50 किलो और 60 किलो बीघा, मतलब 40 से 50-60 किलो बीघा तक भी हमने, एकड़ तक भी हमने गेहूं को बोया है। और आज ये स्थिति है कि हमने 5 किलो बीघा गेहूं में भी 99.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया। तो बीज दर, समय जी, और खेत की तैयारी जी, ये उर्वरक प्रबंधन ये बहुत ज़रूरी है हर क्रॉप में, चाहे खरीफ हो, दलहनी हो, जी, बिल्कुल। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कुछ खास बातें होती हैं जो हर किसान को बहुत ध्यान रखनी जी, होती है। लेकिन सर साथ ही साथ यदि दलहन की हम बात करें तो आपने दलहन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है, वो भी बातें किसान भाइयों के सामने रखें और जो काम इस वक्त आप कर रहे हैं जी, वो भी बातें रखें। देखिए, दलहन में सबसे पौष्टिक अगर कोई चीज़ है तो लाल तुअर, अरहर जिसको बोलते हैं जी, वो लाल तुअर बहुत पौष्टिक होती है। उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रेंट जो हमारी बॉडी की रिकमेंडेशंस होती है वो सारे होते हैं, लेकिन किसान लाल तुअर की ओर रुझान नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि इसका पकने का समय 150 से 200 दिन के बीच रहता है, 160, 70, 80, 90 दिन में आती है। तो आदमी खरीफ के बाद, तुअर के बाद कुछ ले नहीं पाता है अगर उसके पास पानी नहीं है। तो विश्वकर्मा जी, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि अब अच्छी अच्छी नई प्रजातियां आ गई है और इसका जो ड्यूरेशन कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 1 महीने 1.5 महीने पहले उन तुअर के बीज को छोटी छोटी थैलियों में उगा लें, जैसे नर्सरी करते हैं ना, तुअर की हम नर्सरी कर लें। अगर मान लो 1.25 महीने 1.5 महीने की नर्सरी हुई और उसके बाद पानी गिरता है जी, और पानी गिरता है, बोनी सब लोग करते हैं, दूसरी क्रॉप मक्का, सोयाबीन वगैरह सारे लोग बोते हैं, उसके बाद हम उस खेत में वो 1-1.25 महीने की प्लांटेशन वहाँ कर दें तो निश्चित हमारा 1 महीना बच जाएगा जी। तो इसके बाद हम लेट आवर्स के जो गेहूँ है पीछे बोने वाले, आलू लेने के बाद जो किसान गेहूँ बोते हैं वो हम ले सकते हैं जी। इसमें बहुत अच्छी वैरायटी है पूषा 16, बहुत अच्छी वैरायटी है ये। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए अभी रिकमेंडेशन नहीं है जी, लेकिन हमने आईसीआर में कहा है कि कम से कम प्रगतिशील किसानों के खेतों पे पूरे देश में आप ट्रायल कराइए ना। आज क्योंकि आज दलहन और तिलहन दो में हमारा विदेशों पे भी आयात रहना, मतलब निर्यात पे हमको निर्भर रहना पड़ रहा है, आयात पे निर्भर रहना पड़ रहा है विदेशों से। तो हम क्यों ना किसानों को ये दें कि भाई इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से हम ये करें और ये जो है अगर सफल होती है तो इसको पूषा 16 बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये जो ट्रांसप्लांट करने की, नर्सरी बनाने की जो मैं विधि बता रहा हूँ, ये धारवाड़ विधि के नाम से अपने यहाँ विख्यात है, धारवाड़ विधि बोलते हैं इसको जी। तो इससे करीब हमारा 1 महीने का ड्यूरेशन कम पड़ जाएगा। सर ये विधि किसान भाइयों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है यदि इसको प्रयोग में धरातल पर लाया जाए तो? धरातल पे क्या, एक अपने कमरे में छोटी छोटी 100 ग्राम मिट्टी आए इतना बड़ा में 1-1, 2-2 तुअर के दाने डाल के और उसको पानी देते रहना है नर्सरी जैसा।
भाई इतना पानी तो दे सकता है किसान, क्योंकि उसको 1 महीना बचेगा तो वो गेहूं या चने की क्रॉप ले लेगा ना दिसंबर तक। भाई जो दिसंबर लास्ट में आने वाली, वो नवंबर लास्ट में या जनवरी के दिसंबर के 1-2 तारीख तक अगर आ जाएगी तो तुम आपका तो सीधा 1 महीना बच रहा है ना, तो 1 महीने बचने का लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा पूषा 992 एक वैरायटी है, ये अगेती फसल है और इसका 16 से 18 क्विंटल रिसर्च ICAR का पूषा की वैरायटी है। 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका यील्ड है। लेकिन अपन समझते हैं कि रिसर्च में काफ़ी कुछ करते हैं, उससे अधिक जितना रिसर्च में पैदा होता है उससे अधिक हमारे किसान के फील्ड में उत्पादन आता है। तो ये अगेती प्रजाति है, कुछ तो ये अगेती है और कुछ हम धारवाड़ पद्धति से उसको कर लेंगे तो हम गेहूं का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ सर यदि हम जाहिर तौर पर ये तो बात है किसान भाई जितनी सावधानी रखेंगे उतना ज़्यादा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। यदि कतार से कतार की दूरी की हम बात करते हैं तो इस दिशा में क्या प्रयोग आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए, कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी इस अरहर में तो बहुत ज़रूरी है जी। भाई हम 1.5 बाय 1.5 पे भी 1.25 बाय 1.25 फीट पे भी अगर हम अरहर लेंगे तो निश्चित ही हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। और विश्वकर्मा जी मैं आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो गहरी काली मिट्टी है ये तुअर के लिए एक वरदान है साहब, लाल तुअर के लिए। इससे अच्छी उत्पादन होती है और ये मान के चलें कि दूसरे अन्य राज्यों से जहाँ कम वो है उससे हमारे यहाँ 15 से 20% अधिक उत्पादन लिया जा सकता है जी। सर इसके अलावा हम बीज की बात करेंगे। किसान भाइयों की यदि बात कर लें तो बीज किसान भाई कहाँ से हासिल कर सकते हैं, और मैं आपकी भी आपके अनुभव के हिसाब से जानना चाहूँगा कि आप यदि बीज का चयन करते हैं तो कहाँ से चयन करते हैं, कहाँ से लेते हैं? देखिए, पहले तो हम हर बीज को 4 साल तक बोया जा सकता है। न्यूक्लियर सीड तो अपने को मिलता नहीं है, नाभिकीय बीज तो रिसर्च का विषय है, हमको ब्रीडर मिलता है। तो ब्रीडर के बाद F1 होता है, F2 होता है और सर्टिफाइड होता है, इसके बाद बीज बदल देना चाहिए। तो ये पूषा की जो 992 है, आपकी पूषा 16 है, एक ICPH की एक 2671 वैरायटी है जी। ये इनके सेड भी है और ये शंकर प्रजाति की है। इसका उत्पादन तुअर का, अरहर का आप ये मान के चलें कि 25 से 30 क्विंटल तक आ जाता है। अगर इसको धारवाड़ विधि में हमें 1 से 1.25 फीट के अंतरा मतलब कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी लेंगे तो ये 25 से 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन आ सकता है। लेकिन सर मैं माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा, कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात कर ले तो KVK में भी ये देखा जाता है कि जो किसान वैज्ञानिक हैं, जो किसान भाई हैं, उनको बताया जाता है, बुलाया जाता है, इस पद्धति से अवगत कराया जाता है। कितना किसान भाइयों को इसका फ़ायदा होता है? देखिए साहब, ये तो उस किसान की क्या भावना है, क्या इच्छा है भाई। कई तो क्या रहता है कि मैं अगर KVK चलना है तो मैं मेरे 2 दोस्त को कहूँगा चल बैठ गाड़ी में, यार आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। उनका वो भले ही किसान है लेकिन उनका खेती में उतना रुझान नहीं है, और जो रुझान रखते हैं वो तो ये पूछते हैं। अब मैं यहाँ आया हूँ, अभी इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में एक कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम 8 किलो सोयाबीन का बीज देंगे। वो बड़ा किसान है, उसने मेरे को अभी 4 बार फ़ोन लगाया। मैंने इंदौर NRCS को बात करी कि क्या इस किसान को 20-25 किलो सोयाबीन हम दे सकते हैं, तो बोले साहब ये मेला निमट जाए उसके बाद हम करेंगे। तो जिनका रुझान होता है विश्वकर्मा जी, वो तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं। अब घोल के तो नहीं पिलाया जा सकता भुट्टी के रूप लेकिन में। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर तकनीक की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा सर बीजोपचार की मैं बात करना चाहूँगा। बीज की गुणवत्ता कैसे किसान भाई चयन कर सकते हैं कि बीज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा फायदा होने वाला है किसान भाइयों को? देखिए, बीज की गुणवत्ता में भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता 2 बहुत ज़रूरी है। भौतिक शुद्धता मतलब अरहर में या किसी भी क्रॉप में कई प्रजातियाँ होती है, सोयाबीन में भी देखें अलग प्रजाति है, तुअर में भी कई प्रजाति है, मूंग में भी कई प्रजाति है। तो उसमें से एक प्रजाति किसान को अगर अपने को बोना है अगले साल के लिए तो वो वहाँ से वो बो दे
और उसमें थिनिंग करके वो प्लांट्स निकाले जा सकते हैं जो अपेक्षित नहीं है आपको। जो वैरायटी बनाना है वो पौधे रख लें, उसके फूलों में अंतर आता है, उसकी पत्तियों में अंतर आता है, उसके हाइट में अंतर आता है, और जो दूसरे पौधे होते हैं मिक्सर वाले जिनको बोल सकते हैं वो अलग ही दिखते हैं। इसलिए उनको थिनिंग करके आदमी अपना बीज स्वयं भी तैयार कर सकता है। जी। और ये इसकी बहुत ज़्यादा तो लगता नहीं गेहूँ जैसा ये तो किलो से चलने वाला कार्यक्रम है, इसलिए किया जा सकता है। बिल्कुल, तो चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे सर, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से विराम का वक्त हो चला है। तो किसान भाइयों, चर्चा लगातार हमारे से खास मेहमान जुड़े हुए कौशिक साहब, उनके साथ जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन का हमारा कार्यक्रम, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आप योगेंद्र कौशिक जी हैं। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है कृषि दर्शन में। और किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं खरीफ की फसल की, और अब हम बात करेंगे सोयाबीन की। सर, सोयाबीन की फसल को लेकर किसान भाई क्या कर सकते हैं? क्या बीजोपचार रहता है? क्या खाद की मात्रा रहती है? इसके अलावा किसान भाई यदि सोयाबीन की फसल की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ कदम किसान भाई उठा सकते हैं? सोयाबीन का हर क्रॉप का मेरा तो ऐसा कहना है कि बीज गुणवत्ता युक्त हो। गुणवत्ता युक्त मतलब आप 95-60 बो रहे हैं तो उसमें दूसरी कोई किस्म नहीं आना चाहिए। उसके अगर वो आती है तो उसको हटा देना चाहिए अगर जो बीज वाला है। रहा सवाल बीजोपचार का, तो बीजोपचार हर चीज़ में ज़रूरी है। इसको आप अगर जैविक विधि से करना चाहें तो जैविक उपचार भी है, रासायनिक है तो रासायनिक भी उपचार हैं जी। तो बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बीज दर 25 किलो 30 किलो तक भी बो देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बीज दर बढ़ाने से भी प्रोडक्शन बढ़ेगा ऐसा करके नहीं है जी। इसलिए अपेक्षित जो रिसर्च के आंकड़े हैं या जो हमारे वैज्ञानिक या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो हमको मापदंड दिए गए हैं उस मापदंड से अगर हम बोएंगे तो होता है। लेकिन सोयाबीन बहुत सेंसिटिव क्रॉप है जी। वेरिएशन बहुत आते हैं। अगर 3 दिन का भी अंतराल आया कि एक खेत में हमने आज बो दी और फिर दूसरे दिन पानी गिर गया और इस खेत में तीसरे दिन हमने बोई, तो इसमें और इसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। क्योंकि इसकी फ्लावरिंग स्टेज आएगी, इसका ये होगा वो होगा, और उस समय पानी की क्या टेम्परेचर की क्या स्थिति रही वो काफ़ी वो है। और सोयाबीन का तो प्रदेश है अपना मध्य प्रदेश। बिल्कुल सर, अरहर और सोयाबीन की सर हम बात कर रहे हैं। अंतर्वर्तीय खेती की हम बात करें तो इससे आप कैसे देखते हैं दोनों फसलों के लिए? इसमें सोयाबीन में आग अरहर करेंगे जी तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर्वर्ती फसलों में तो बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि अंतर्वर्ती फसलों में जो परंपरागत हमारी ज्वार और बाजरे की क्रॉप हुआ करती थी वो क्रॉप भी आना चाहिए। और इस बार मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा में मेला लगा था जी। मैं वहाँ से बाजरे की 2 प्रजाति जो ICR की प्रजाति है वो 2 प्रजाति लाया हूँ, और वो 2 प्रजाति 1-1 एकड़ में बो के देखूँगा। उसको इंटरक्रॉपिंग में भी लूँगा
और इंडिविजुअल में भी करने वाला हूँ। मैं दोनों पद्धति से उसको करना चाहता हूँ कि इसका सब्स्टिट्यूट, आखिर सोयाबीन करते करते हमको भी 40 साल हो गए जी। 275 रुपये से शुरू की थी हमने बेचना, और आज 10,000 हो गई जी। तो निश्चित ही हमारे खेतों में इसके गुणधर्म में और ये सारे वृद्धि हुई। परिवर्तन तो आ रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये हमारे कार्यक्रम की अंतिम घड़ी चल रही है और आपने मैं तमाम आपको अनुभव अपने साझा किए। अरहर के 2-3 चीजें और बिल्कुल, ये बताना सारी चाहूँ। चीजें बताइएगा हाँ। सर, लेकिन जो चलिए सर बताइए जो आपको। आशा एक बहुत अच्छी वैरायटी थी, जी। पुरानी वैरायटी है जी। ये 180 से 200 दिन में आती थी। इसकी बदले में ग्वालियर रिसर्च सेंटर ने TJT 501 बनाई। इसका 18 से 20 उत्पादन है। और वो जो मैंने आपको पहले बताई थी इसकी 2671 जी। उसमें एक ही ड्रॉबैक है कि उसके कलर में वेरिएशन आता है। जैसे पत्थर अपन नर्मदा में ढूंढेंगे ना तो कोई लाल मिल जाएगा, कोई सफ़ेद निकल जाएगा, ऐसा। तो उसके दानों में वेरिएशन आता है। अब वो मार्केट में नहीं उससे अच्छा तो कोई प्रोडक्ट मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली तुअर ही नहीं है। लेकिन उसके बाद वो वेरिएशन के कारण मार्केटिंग नहीं हो पाती उसकी। कहते हैं अरे ये तो 2 जात की है, जबकि वो दो प्रजाति नहीं है। वो उसका गुणधर्म है कि वो आधा ये धूप की साइड वो फलियाँ रह गई तो वो इधर से ज़्यादा डार्क हो गई, इधर से वो हल्की रह गई, बस वो हो जाती है। बिल्कुल। और सर अंत में यदि हम किसान भाइयों की बात करें तो चलते चलते क्या आप उन्हें सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि लाल तुअर लगाएं और खुशहाली पाएं। तो किसान भाइयों, ये कुल मिलाकर माना जा सकता है कि तमाम जानकारियां साझा की गई हैं और खरीफ की मुख्य फसलों को लेकर हमने बातचीत की। कौशिक साहब, आप हमारे साथ जुड़े और कार्यक्रम में अपने वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान भाइयों को यही कहूँगा कि अरहर की खेती ज़रूर चालू करें। अपने खेत, खाद, मिट्टी, वर्षा, जी, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर बिल्कुल सर, विशेष ध्यान रखेंगे तो किसानों को भी फायदा होगा। आपने हमारे साथ मुझे जुड़ने के लिए आपका बुलाया, जी, सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों, अब चलते चलते नजर डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। देश में 103% बारिश होने का अनुमान, 3 दिवसीय सोया महाकुंभ का हुआ समापन और सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के लिए खुशखबरी है। देश में मानसून के इस सीजन में पहले लगाए अनुमान से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के महानिदेशक श्री मृत्युंजय महापात्र के अनुसार इस मानसून में औसत की 103% बारिश हो सकती है, यानी देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। विभाग का पहले अप्रैल में अनुमान था कि देश में सामान्य बारिश होगी जो औसत का 99% रहेगी। नए अनुमान से देश में भरपूर कृषि पैदावार और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगने की उम्मीद है। विभाग का आकलन है कि खेती को लेकर मानसून पर निर्भर रहने वाले ओडिशा से लेकर गुजरात जैसे राज्यों में औसत की 106% बारिश हो सकती है। मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। अगस्त तक ला नीना का असर रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि स्थिति देश में मानसून की बारिश के लिए शुभ संकेत है। ला नीना स्थितियां भूमध्य रेखी प्रशांत क्षेत्र में ठंडा होने का उल्लेख करती है। हालांकि ये नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवी के विकास की संभावना है। इससे केरल सहित सुदूर दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन अनुसंधान और विकास सोसाइटी सोलिडाडेट भोपाल तथा सोपा इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में सोयाबीन के उन्नत उत्पादन तकनीकी, नवीनतम कृषि पद्धतियों और उन्नत किस्मों का सोया कृषकों में प्रचार प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के सभागार में आयोजित इस 3 दिवसीय सोया महाकुंभ और कृषि प्रदर्शनी का समापन हो गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे प्रमुख सोया उत्पादक राज्यों के 4000
300 सोया किसानों ने भाग लिया। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर मीता खांडेकर ने बताया कि सोयाबीन की बुआई के मौसम से ठीक पहले सोयाबीन उत्पादकों की तकनीकी ज्ञान और उन्नयन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ने किसानों को आगामी खरीफ सत्र के लिए उपयोगी सलाह दी है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। अतः कृषकों को ये सलाह दी है कि जहां तक संभव हो सोयाबीन की बोवनी BBF या कुंड मेट प्रणाली से ही करें। सोयाबीन के उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से 2 से 3 वर्ष में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करना लाभकारी होता है। कृषकों को सलाह है कि अपने खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के पश्चात विपरीत दिशा में कल्टीवेयर और पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। सामान्य वर्षा में विपरीत दिशा में 2 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।